या वाई सीरीज। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जब हम फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू क्रिकेटर और क्रिकेट का सीजन है, बुखार तो उतर गया है तो उसमें इफ वी वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू बैट्समैन या टू बॉलर फॉर एग्जांपल, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? नंबर ऑफ विकेट्स टेकन ड्यूरिंग द लास्ट 5 मैचेस। हमारे सिलेक्टर ऐसे ही करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज इनकरेक्ट। जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो जितने इंग्लैंड है, इवन इंडिया, they calculate their performance very scientifically using the very scientific method. What is that? They calculate the coefficient of variation. What is coefficient of variation? They take the historical data of the performance of a bowler या जो भी बैट्समैन है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, उसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, देन दे टेक द रेशियो ऑफ दीज टू, मल्टीप्लाई इट बाय 100 and then look at the values, the final outcome. उसको then they compare the performance of, because different bowlers must have played different number of matches. तो जब ये वो हिस्टोरिकली डाटा लेके, हिस्टोरिकल डाटा सिर्फ 5 मैचेस का नहीं, जब से वो खेल रहा है तो उसको देखते हैं। वो इस तरह नहीं कि शायद अफरीदी हर मैच में होगा, किसी मैच में 6 छक्के लग जाएंगे, किसी में 6 भी नहीं होंगे। तो ऐसे जी उसके बाद कहानी खत्म नहीं। दे हैव सर्टेन मीनिंग। जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर की परफॉर्मेंस की, तो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द इंटायर हिस्टोरिकल डेटा, कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विद द हेल्प ऑफ रेशियो ऑफ दीज टू, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन का रेशियो लेके मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसका बेंचमार्क क्या है, गाइडलाइंस क्या है? The coefficient of variation should be the least minimum for the best performance. अब उसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ने आपका मसला हल कर दिया। बट इफ यू आर इंटरप्रेटिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सेपरेटली, perhaps they don't have any meaningful concept. But if you take the ratio, multiply, इस तरह की चीजें हम लेके चलेंगे ताकि आपका जो रिसर्च पोटेंशियल है इन स्टैट्स के अंदर वो क्लियर हो। वी विल ट्राई टू मेक डाटा स्पीक आउट इटसेल्फ, आपको बताए कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो ये सारा कंसेप्ट। तो ये हो गया। एक आसान सा क्वेश्चन है सर। हाँ सर, जैसे हम लोग जैसे टीचिंग में करते हैं या खुद पढ़ते भी हैं, तो सबसे मुश्किल काम इंटरप्रिटेशन होता है कि रिजल्ट वर्ड एक्चुअली क्या है जी। जैसे न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, मल्टीपल चीजें भी हो जाती हैं, तो स्टैट्स के अंदर यही एक इंटरप्रिटेशन समझें जो पूरी इक्वेशन हमें किस साइड पे लेके जा रही है। बिल्कुल ऐसे आप सिर्फ सुपरफिशियल स्टोरी लिखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, मीनिंग नहीं। तो ये हमने किया था। आज हम इसको आगे लेके चलेंगे कि कोरिलेशन हमने डिस्कस कर लिया था, और इसमें क्या था तो एडवर्टीजमेंट से ये डाटा यूज किया था लास्ट टाइम कि नहीं? नहीं ये नहीं किया था आपने वो किया था कार्स वाला किया था, कार सेल्स का। ठीक है, आज हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। फॉर टेम्परेरीली वी skip the topic of partial correlation. ठीक है सर। Part and partial correlation, these are two very important concepts. Correlation को, simple correlation को, there are different names. Correlation is also known as zero order correlation, जिसको simple हम correlation daily life में आप पढ़ भी चुके हैं कई दफा। This is known as zero order correlation या simple correlation या Pearson correlation। ठीक है, पेयरसन उसके नाम की वजह से, स्टैटिस्टिशियन के नाम की वजह से। तो देयर आर 2 more concepts which are very very important: part correlation and partial correlation. Part correlation, partial correlation, ये हम बाद में करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं। आप में से अगर किसी को पता है तो वो बताए, ताकि फिर हम आगे। पार्ट कोरिलेशन का सुना हुआ है? पार्ट का सुना, लेकिन पार्शियल कोरिलेशन का तो सुना है। क्या होता है? एक तो सब जैसे कोरिलेशन नेगेटिव है या उसकी पॉजिटिव है, और पार्शियल ये है कि
कुछ पार्ट एक वेरिएबल है दूसरी के ऊपर उसका रिलेशनशिप है उनकी ना पार्शियली है जुजवी तौर पे इसकी ना फुली नहीं है। और कोई इंशाल्लाह हम इसी को ही एड्रेस कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, किसी चीज़ को हम एड्रेस कर रहे हैं कि आपने शायद अभी तक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं लेकिन उन नंबर्स की उनके जो स्टैट्स हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। राइट सिंपल कोरिलेशन तो क्लियर है? Yes. नहीं क्लियर। सिंपल कोरिलेशन तो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन which is linear in nature, linear association. मैंने बताया था कि if there is mathematically non-linear relationship, the correlation fails to measure exact extent of relationship of the two variables. Even if there is very strong mathematical relationship of two variables, but still the correlation fails to address it. तो ये इसकी limitation है correlation को जो हम कहते हैं, तो this is very serious. इसको हम anatomy of correlation भी कहते हैं। Anatomy of correlation यही है कि correlation fails to measure the non-linear association. Number two, it is specific to two variable only. And number three, it cannot classify variables into dependent or independent variables because correlation is blind. It doesn't tell you which variable was DP and which variable was IV. ये उसको नहीं बताता। तो when this is the case, and correlation coefficient becomes redundant, useless when you are dealing with the theory, because in theory there is very clear classification of dependent variables, independent variables, mediating variables, moderating variables. तो सिर्फ correlation के ऊपर आप thesis नहीं बना सकते। सिर्फ thesis, हाँ। सॉरी रिपीट कीजिएगा कि when dealing with the theory then correlation Then correlation is redundant. It is useless. Yes, if you want to see the simple understanding of the relationship as to the movement of the variables, whether they move in the same direction or they are moving in the opposite direction. But all these things are, regardless of the understanding of the theory. The theory clearly classifies variable into two categories: dependent variable, independent variable. तो correlation तो इसको जब वो recognize ही नहीं करता तो आप theory के ऊपर कैसे correlation कर लेंगे? सिर्फ एक आइडिया करने के लिए आप कर सकते हैं इनके दरमियान किस टाइप का रिलेशनशिप है। सर सम टाइम थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर रही होती, हमारे रिजल्ट आ रहे होते साइंस के हम बिल्कुल उस पे तो फिर कोरिलेशन के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है। अगर कोरिलेशन के डोमेन में ही रहना है तो और भी बहुत बड़ी दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या है ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्शियल कोरिलेशन उसको ऐसे अगर मैं समझा सकूं तो पार्शियल कोरिलेशन क्या है, बेसिकली थ्री वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड इन पार्शियल कोरिलेशन। द इफेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ दीज थ्री, the effect of any one of these three is controlled, is held. कि इसका जो इफेक्ट है बाकी दो में से निकाल किया गया है। आप समझ रहे हैं? मैं दोबारा समझाता हूँ। देयर आर थ्री वेरिएबल्स, ये दो हैं, जैसे सेल्स है, एडवर्टीजमेंट है, और तीसरा अगर हम कह दें इनकम है। तो इफ द इफेक्ट ऑफ ये आपके सामने दो है, if the effect of third variable income, the effect is subtracted or it has been alienated from sales, and the effect of income has also been separated from sales and advertisement both. ये निकालने के बाद whatever is the leftover, उनका जो रिलेशनशिप हम मेजर करते हैं उसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। So in simple words, partial correlation is the relationship of any two variables when the effect of third variable has been controlled or it has been separated from the two variables. वो थर्ड वेरिएबल एक हो सकता है, वो सेट ऑफ टू वेरिएबल हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। सर आप एक सिनेरियो बात कर रहे हैं जिसमें हमने तीन वेरिएबल्स लिए, दो को हमको रिलेशन उनकी चेक कर, बेसिकली हम तीनों की कर रहे हैं,
लेकिन एक को हम थोड़ा सा साइड लाइन कर रहे थोड़ा सा हैं। साइड लाइन नहीं कर रहे, कंट्रोल उसका रोक देंगे। इफेक्ट पूरा निकाल के साइड पे रख दें। जैसे सर कमेंट में जो लोगों ने किया है, ये लोग पता नहीं क्यों हेजिटेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम टेम्परेरीली होल्ड कर रहे हैं। होल्ड नहीं कर रहे। कंट्रोल मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि पार्शियल कोरिलेशन का ट्रू मीनिंग ही यही है कि देयर आर टू वेरिएबल्स, यू हैव टू सेपरेट द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल फ्रॉम बोथ। ठीक है। इसका मतलब है कि जो नेट आता है थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट निकालने के बाद दोनों में से उस नेट का रिलेशनशिप जो है वो पार्शियल कोरिलेशन होता है। उन दोनों का आपस में ना सर, उन उन दोनों दोनों का- का आपस में पार्शियल होता है क्योंकि हमने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया। हाँ, ठीक। उसका इफेक्ट एलिमिनेट, उस सिनेरियो पे उसका इफेक्ट एलिमिनेट, उसका effect। हाँ, उसको पूरे को नहीं, उसका इफेक्ट। अब उसको कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें रिग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। बिकॉज इन रिग्रेशन एनालिसिस में, रिग्रेशन में इसको ऊपर कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। बात करें। यहाँ से इधर पड़े थे। बस इसको इतना ही। IV independent variable. This can be one variable, this can be two variables. In our example, जो Excel sheet में हमने दिखाया sales and advertisement, we consider advertisement as the independent variable, and sales depends upon the advertisement. या marketing आप जितनी product की करते हैं, the budget which you allocate on the marketing of the product, वो क्या होती है, advertisement है या आपका the promotion of the product, जैसे हम यूनिवर्सिटियों को या वैसे लगाते हैं buy one get one free, this is also advertisement. प्रमोशन, जितनी भी सेल्स के लिए प्रमोशन एक्टिविटीज हैं उनको हम एडवर्टीजमेंट के बजट में इंक्लूड करते हैं। तो द पॉइंट इज सच टाइप ऑफ थिंग which is taking its path, its own path, is known as independent variable. And because of this, because of change in this independent variable, there is some variable which is effective. Variable एक डायमेंशन है, एक डायनामिक। सेल्स जो है वो एक डायमेंशन है, बिजनेस की एक डायनामिक है, जी जी एक एक्टिविटी है। तो सेल्स जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन एडवर्टीजमेंट। तो इसको रिग्रेशन जब हम कहते हैं तो फिर हमें मेजर करना है IV का इफेक्ट DV के ऊपर। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्यों? इसके लिए आपको जो डाटा चाहिए, जो नंबर चाहिए, वो तो ऑलरेडी आपके पास होते हैं। जी जी होते हैं सर। मतलब अगर मैंने देखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स, तो मुझे 10 साल की सेल्स निकालनी है बिजनेस की। यहाँ 10 साल में क्या क्या सेल्स होती रही है, हर साल, हर महीने, हर दिन, हर वीक, लंबी सीरीज आ जाए, नंबर्स हो। जैसे अभी मैंने एक्सेल की शीट दिखाई, इसी तरह बजट एलोकेटेड टू एडवर्टीजमेंट, तो भी सारा पता होता है। तो फिर रिग्रेशन में हम करते क्या? डेटा तो DV और IV के ऊपर मौजूद है। रिग्रेशन में क्या करते हैं? इफेक्ट चेक करने के लिए जो उसके इफेक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, वो क्या बात है, कौन सी चीज है जो बताती है वो इफेक्ट? सर स्ट्रेंथ डेटा तो है हमारे पास। उसके स्ट्रेंथ देखते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब वो अगर फॉर एग्जाम्पल हम ग्राफ बना लें, जी जी ग्राफ से Variation उससे आ जाएगा। जैसे सर उसका आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, इनकी तो आप इतना एडवांस जा रहे हैं, मैं बहुत बेसिक बात कर स्लोप रहा से हूं। देख लें कि कितना चेंज हो रहा है। कि हमने कब कहाँ कितना सर देखें। अब मार्केटिंग में तो उसकी क्या रिजल्ट्स आए सर, इसके लिए तो हम स्लोप भी देख लेते हैं। स्लोप देखेंगे सर, स्लोप से मेजर देखिए हम इसको कहते हैं Y, ठीक है, DV को आमतौर पर Y सिंबल और आई को एक्स कहते हैं। जी सर। तो अगर X के ऊपर भी नंबर्स हैं, Y के ऊपर भी नंबर्स हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? सर हम फंक्शन बना रहे हैं ना, नहीं पता। सर एक फंक्शन बना रहे हैं ना इन दोनों के दरमियान में रिलेशन के लिए, ये- मैथमेटिकल फंक्शन बना रहे हैं, ये फंक्शन बना दिया। फंक्शन ऑफ वाई जी। लीनियर उसको लीनियर सर बट स्लोप पे जो चेंज मेजर करना है हम लोगों ने कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिपेंडेंट पैरामीटर से लेकिन इक्वेशन जो है, इक्वेशन 3 चीजों से बनती है। वेरिएबल्स होते हैं जी जी DV और IV, ये दो चीजें ये होगी, DV और IV। और तीसरी चीज है वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। रिग्रेशन का पर्पस कोएफिशिएंट एस्टिमेट करना है, क्योंकि X और Y के ऊपर तो आपके पास डेटा है। तो रिग्रेशन में फिर हम क्या इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे होती है?
Y is equal वो A to plus C plus For example, alpha plus beta x. Y on X. This is known as Alpha slope. मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसमें ये तो सेल्स हो गई, ये तो सेल्स हो गई, ये एडवर्टीजमेंट है, ये बीच में किधर से ये लंबे आ रहे हैं? रिलेशनशिप को Coefficient. को सर रेट ऑफ Coefficients. चेंज आ रहा है बेटा। जैसे मैंने बताया alpha is a constant और beta is the coefficient of x. It will देखिए explain. ये लॉजिकली ये जो इसके साथ लिखा हुआ है बेटा, इसको हम कहते हैं स्लोप। Yes. स्लोप इसका क्या मतलब है कि अगर y में चेंज है, चेंज इन y को हम डेल्टा y लिखते हैं। तो ये किस वजह से है? ये चेंज इन x की वजह से है। तो डेटा जब आप मूव करते हैं, आपके पास नंबर होते हैं, तो वो डेटा आपको ये चीज नहीं बता रहा होता ये कि बीटा क्या है। उसको वो अननोन पैरामीटर भी कह सकते हैं। पैरामीटर सारे अननोन होते हैं, रिग्रेशन में सारे अब अल्फा बीटा हमें नहीं पता कि क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये इसको ये कॉन्सेप्ट ये है लीनियर इक्वेशन में कि अगर x चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से y चेंज है। Change होगा. जो जबानी हम बात कर रहे हैं उसको ये सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है? ड्यू टू द तो इसको स्लोप कहते हैं, या इसको चेंज इन सेल्स पर यूनिट ऑफ अगर $1 बिलियन $1 बिलियन रुपीज या 100 रुपीज अगर एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्च करते हैं, बड़ी अब वर्ड्स पे गौर करें, अगर हम ज्यादा खर्च करें तो सेल्स कितनी ज्यादा हो? Advertisement भी ज्यादा होंगे. इसको मैथमेटिकली स्लोप कहते हैं। तो रिग्रेशन का पर्पस यही होता है कि हम इसको एस्टिमेट करें ताकि हमें पता लगे अच्छा कि सर, हम अभी करेंगे जी। अच्छा सर, इस तरह ना बड़ी प्यारी बात ये है इसमें कि अगर एक तो हम सपोज कर रहे होते हैं ना कि हम एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंड बढ़ा रहे हैं, उससे हमारी जो है ना इनकम बढ़ रही है, मतलब हम ये सेल बढ़ रही है, सॉरी सेल इंक्रीज हो रही है। सर वो बेसिकली अगर एक टाइम पे जाके शायद बढ़ भी नहीं रही तो हमें एक्चुअल डाटा पता चलेगा ना, वो बात की बात है। जैसे एक इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी डिक्लाइन आता है ना कंपनी का, तो किसी ऐसे स्टेज में हम ऊपर अप्लाई नहीं करना अभी, पहले ये तो समझे कि है क्या, ये है क्या है, ठीक है। ठीक है? तो ये अब इधर आएगा सही। तो ये तो है स्लोप, ये हम अभी जो डाटा मैंने आपको दिखाया है उससे कैलकुलेट करेंगे कि ये क्या है, और ये जो है इतने ये यूं टेढ़ा करके और फिर वाई तो सब कैसे आता है। आपको नहीं डालना आता इसको छोड़ दें, पता होना चाहिए कि ये आपको क्या बता रहा है। अच्छा इसके साथ तो एक्स है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट, ये इंटरसेप्ट, ये क्या किस चीज का नाम है? अगर ये ड्रॉप हो जाए, अगर हम कहेंगे x0, इससे डरना नहीं है, ये x0 इसका क्या मतलब है? नो एडवर्टीजमेंट। तो ये जितने बिजनेसेस हैं ये क्लोज हो गए हैं जो एडवर्टीजमेंट नहीं करते। सेल तो होती है ना सर। अगर x0 करते हैं तो आप इस इक्वेशन में अगर x0 करते हैं तो y का जवाब क्या आएगा? अल्फा। ये ड्रॉप हो जाएगा ना, जी। तो कितनी सेल्स होगी? ये y सेल है ना, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा। अब ये अल्फा क्या चीज है? ये हमने एस्टिमेट करना है, ये अननोन है, ये अननोन है। ये स्लोप जिसको हम बीटा कह रहे हैं ये अननोन है। ये बीटा से भी नहीं घबराना, आप चाहें तो आप y इक्वल टू a प्लस बी वाई बी एक्स भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने नाम का एब्रिविएशन लिख सकते हैं, किसी का अपना शायद तो a प्लस एस एक्स, ऐसे सिंबल कोई भी जी। सर इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा है हाँ। बेसिकली ये वो सेल्स है जो होनी है। हाँ वो किसी और चीज से है, वो हाँ, लेकिन वो advertisement की वजह होनी से। है, इसलिए ये कांस्टेंट है। हाँ। और अगर हमने इसको इंक्रीज करना है थ्रू द फैक्टर ऑफ मार्केटिंग, उसको हमने कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रू द चेंज इन। दोनों चीजें कैलकुलेट कर रहे ऐसे ही है ना सर, जो हमने- मुझे जी। समझ आ रही है। ये हमें बताएगा, आपसे ही समझिए, ये हमें बताएगा कि एवरेज सेल कितनी हो रही है।
हाँ बेसिकली ये तो हो ही रही है ना, ये तो बाकी कुछ बगैर नहीं। किसी अदर फैक्टर के ये हो रही है। बाकी ये कांस्टेंट है। बाकी रीजन है, बाकी reasons मिसाल हम मिसाल के क्या तौर पे अब वो बाकी रीजंस क्या हो सकती हैं, कुछ तो हमें भैया हो के आ जाएगा ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो नहीं पता होते। आप दो शॉप्स हैं, बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, दूसरी उसके साथ ही है, वो भी उसी तरह बहुत अच्छी है, लेकिन एक तरफ ज्यादा लोग जाते हैं, दूसरी तरफ कम जाते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? गुडविल। वो जिस शॉप पे आप जाते हैं जो बाजी बाजी करके बाजी आए बैठे हैं और बोतल की चाय भी पीते हैं आपने, या आपको क्या चाहिए, 6 मतलब एक एक्टिविटी होती है, एटीट्यूड है, वगैरह वगैरह, जो भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, या कूलिंग हीटिंग सिस्टम अच्छा है आप इसलिए जाते हैं। मॉल पे लोग क्यों जाते हैं, शॉप्स पे अब लोग कम क्यों हो गए? एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आप देखें सोशलाइजेशन भी तो है एक फैक्टर। जी जी। आप जब मॉल पे जाते हैं तो आप स्टेटस को भी एक स्टेटस को भी, दूसरे को देख के भी लोग परचेज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर जो कुछ फैक्टर्स हमें पता है वो तो हमने डाल दिया, उसका नाम एक्स रख दिया, किसी का नाम x2 रख देंगे, 3 रख दें, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। उनके लिए हमने एक सिंबल रख दिया है U। इसको स्टैट्स में तो हम कहते हैं म्यू, इसको म्यू, ये वो फैक्टर है। इसका मतलब ये है, अब इसको सम अप करते हैं, ये मैथ बहुत हो गया। तो सेल्स को इफेक्ट करने वाले 2 किस्म के फैक्टर्स हैं। एक वो है जिनका आपको डाटा मिल जाता है, जो मेजर करते हैं, जो जिसका मेजर कर लेते हैं, जो जिसका आपने सर्वे किया आपको पता लग गया है, या कोई प्रिंट हो रहा है कहीं नंबर वो ले लिए हैं। बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच यू आर अनएबल टू क्वांटिफाई, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक हमें पता है, एक के हमें नहीं पता, नहीं। और एक हम मेजर कर रहे हैं। देयर वुड बी सो मेनी, तो क्या इसको हम एरर टर्म कह सकते हैं? एरर मैं इसको एरर नहीं कहता, एरर नहीं कहता, बिकॉज अगर एरर कहेंगे तो ये इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल विच हैज रैंडम इफेक्ट। इट मे पॉजिटिवली इफेक्ट, मे नेगेटिवली इफेक्ट। कुछ इसके अंदर जेन्युइननेस है, ये रैंडमनेस जो है ये जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कुछ टेक्स्ट बुक्स जो है इसको एरर टर्म कह देते हैं, रेजिडुअल वैल्यूज जी। जब ये एस्टिमेट हो जाएगा ना बाकी फैक्टर्स की वजह से y में चेंज, और जो एस्टिमेट नहीं हो सकेगी जो बाकी बच जाएगा उसका फिर नाम आप रेजिड्यू। हाँ ठीक है, तो रेजिड्यू उस वक्त होगा जब हम एस्टिमेट कर लेंगे। कुछ का इफेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकेगा, तो फिर जो नहीं हो सकेगा उसका हम रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, तो हम इस पे कंक्लूड कर रहे हैं डिस्कशन को। Generally speaking, in business, there are 2 categories of factors. One known to you, which are affecting the dependent variable, but there are certain factors which are not known, which cannot be quantified, but they are there. उनका एक जनरल एग्रीगेट इफेक्ट तो हमें पता लग जाए ना कि ठीक है, जो अननोन है उनकी वजह से चेंज क्या आ रही है सेल्स में, वो पता लग जाए। ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ये रिग्रेशन का, इसको प्योर मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं ये यू ना लिखूं, यहाँ तक लिखूं प्योर मैथमेटिकल, ये आपकी स्टैट इक्वेशन है या इकोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपने बिजनेस में हमेशा स्टैटिस्टिकल मॉडल या इकोनोमेट्रिक इक्वेशन एस्टिमेट करनी होती है। सर ये जो अभी हमने कहा है कि 2 वेरिएबल्स, एक नोन फैक्टर्स होते हैं, अननोन फैक्टर्स होते हैं, अननोन फैक्टर्स नॉट क्वांटिफाइड, इसकी हेडिंग क्या बताई थी वो थोड़ा? स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक फैक्टर्स किसके सर ये म्यू के लिए, म्यू या यू। ये ऐसा ना हो कहें कि शायद मैं ऐसे ही बोलता जा रहा और हूँ। ये सर अभी इस पीछे आपने ये बताया था कि ये जो हम एडवर्टाइजमेंट जो साइट सेल चेक कर रहे हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक अननोन होते हैं जैसे हमारे डीवी एंड आईवी हो गए, सेल्स
सेल्स को अगर आप कह रहे हैं, सेल्स को मेजर करने वाले दो फैक्टर्स हैं, राइट सर, दो कैटेगरीज हैं, दो फैक्टर नहीं, Right, sir. दो कैटेगरीज हैं। अब देखें ये अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये MU मैंने लिखा है, तो ये बिल्कुल है, ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा ना हो कि आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे और फिर कहेंगे ये तो था ही नहीं गलत, ये है, ठीक है। इसमें अब आ जाए डाटा की तरफ हम, क्योंकि ये थ्योरी बहुत हो गई। ये एडवर्टीजमेंट है, सेल्स हैं। अब ये इसको मेजर करने के सारे कोई ना कोई मेथड्स हैं ना, ज़ाहिर है। ये जो हमने अल्फा बीटा ये सारी चीज़ें मेजर करनी है, ये दरमियान वाले, ठीक है। ये एवरेज है, एक्स बार इसको हमने नाम कोई भी रख सकते हैं, मीन है ये। और ये जो है ये इसका इसी तरह ये फार्मूला कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा देख लें मैंने क्या लिखा है, AVRAG। हम इसको मल्टीपल टाइम्स, मैं ड्रैग नहीं करता, बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो एवरेज ऑफ वाई जो है ये सेल्स है, यहाँ से है, अच्छा सॉरी ये यहाँ से शुरू है, तो ये इसको ये यहाँ तक है, ये 10.5, ठीक है। ये कहाँ से आता है अभी इसको भूल जाए, ये जो है इसको अभी भूल जाए, ये कुछ नहीं है। मैंने ये दो चीजें कैलकुलेट, ठीक है। नाउ दिस इज स्मॉल लेटर एक्स। ये कैसे आता था आपको याद है? जी सर, मीन माइनस इक्वल टू ये एक्स की वैल्यू, जी सर, इसमें से माइनस कर देंगे एक्स माइनस ये एक्स बार है। अब क्योंकि ये ए की वैल्यू ने सबसे हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होना है, इसलिए इसको फिक्स करते हैं। और मैंने आपको कंसेप्ट याद रखने के लिए कहा था कि डॉलर लगाने से बड़े बड़े फिक्स हो जाते हैं, ये तो होना ही होना है। कैसे होता है? F4 आप प्रेस करते हैं, F4 आप प्रेस करते हैं, इसी तरह ये वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई। इसी तरह अगर आपने रो फिक्स करनी है, कॉलम फिक्स करना है, उसके भी ऑप्शन है। आप इसको ये देखें, ये F4 आप प्रेस करते हैं, ये सारे डॉलर साइन जो आप मैनुअली हाथ से लगाते आए हैं वो आदत खत्म। सर ये पहले डॉलर से इंसर्ट करते हैं, ये खुद ब खुद आ जाते हैं एंड पे करें तो, ठीक है। आपने F4 की प्रेस करनी है, उससे ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं करता हूँ, ये इक्वल टू एक्स माइनस ये एक्स बार, इसको फिक्स किया, तो F4 और ये इसको इसी तरह ये नीचे जो है ये बाकी दो ये ड्रैग किया हुआ है, फार्मूला आपने देख लिया। इसी तरह y को हमने किया हुआ है इक्वल टू y माइनस y बार, ये y माइनस ये y बार है, इसको फिक्स किया हुआ है F4 प्रेस करके, बाकी ड्रैग किया, और ये बाकी जो है वो ये उसी तरह ड्रैग किया हुआ है। ड्रैग के लिए आपने पकड़ के उसको खींचना नहीं है, ये वो भी आदत खत्म, क्योंकि वो कभी आप वो दौड़ के आगे जा रहा होगा, कभी पीछे जा रहा होगा, वो नहीं करना। डबल क्लिक करना है, डॉट के ऊपर जाकर डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है, ये जगह कम है, डाटा स्मॉल है, सेल ज्यादा है, इसको भी आप कर रहे हो। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है इसको पकड़ के यूं लेके जा रहे होते हैं, यूं लेके जा रहे होते हैं। ये प्लीज ये काम नहीं करना। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो डबल, इसको भी आप डबल क्लिक करें, जितनी स्पेस उसको चाहिए वो उतना हो जाएगा। ये अब उसने एडजस्ट किया है, नीचे कुछ वैल्यूज बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी उसने स्पेस एडजस्ट की। तो ये सब का आपने ऐसे करना है, डबल क्लिक जहाँ भी। इसी तरह इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी, इक्वेशन टाइप करना है, राइट करना है, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट पिक्चर नहीं, वो खत्म, पुरानी बातें खत्म। तो ये y आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, ये इसी का स्क्वायर है। ये लेने का तरीका क्या है? इक्वल टू करेंगे, ये x की वैल्यू रेस टू पावर 2 कर दें, रेस टू पावर 2, नीचे फिर इसको ड्रैग करना है। y का स्क्वायर है, इसी तरह x इंटू वाई है, ये स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई, याद रखें ये स्मॉल x y है, डिविएशन। तो ये आगे y हैट,
वाई हैट क्या चीज है ये मैं भी आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। पहले ये यहाँ तक समझ आ गया आपको कि ये क्या हम कर रहे हैं। तो वाई वी आर कैलकुलेटिंग ऑल दीज स्मॉल लेटर्स स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई बिकॉज ऑल दीज मेक पार्ट ऑफ द फार्मूला टू कैलकुलेट अल्फा बीटा। ये कहाँ यूज होगा मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैं जो है कहीं तो लिखा होगा। वरना फिर मुझे चलो वहां से फिर लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा। सर ऊपर गुजरा हुआ है हैट सर आगे। नहीं, इससे नेक्स्ट होना चाहिए। मैं क्या लिखा हूँ? आज हमें बहुत कुछ करना है। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो है ये फिर ऊपर करना पड़ेगा या फिर आप लिख दें। तो द टू वेरिएबल वी एंड आई वी डिवाइडेड बाई कोवेरिएंस वेरिएंस हम पढ़ चुके हैं। कोवेरिएंस ऑफ द टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये याद रखना है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स से शो करें, वाई से करें, ए से करें, बी से करें, इससे मर्जी करें। बार रिपीट कीजिए। कोवेरिएंस ऑफ डीवी एंड आईवी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आईवी। इसको बीटा हम कहते हैं। ये फाइनेंस का बीटा भी है। फाइनेंस का बीटा मशहूर है, जो लोग फाइनेंस में कर रहे हैं वो पता होगा। फाइनेंस का बीटा क्या होता है? कौन है फाइनेंस? सर रिस्क वेरिएंस आई बी डी कौन सा ले risk? लो मार्केट रिस्क मार्केट रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क नहीं कहते। सिस्टम ना we can't. जैसे कि systematic risk within the fire, इसमें complex और risk फाइनेंस वगैरह में है। कौन कौन है? फाइनेंस में कौन कौन है? फाइनेंस वाले जरा बीटा का फार्मूला बताएं। हाँ, जो फाइनेंस का बीटा है ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ डीवी एंड आईवी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आईवी स्टैंडर्ड है। जो अच्छा जो अभी फार्मूला बोला था। जी जी जो स्टैट्स में है कहीं भी है, फाइनेंस वाले कहते हैं हमारा है, दूसरे कहते हैं नहीं हमारा है, ये सबका है। मैं भी कह रही फाइनेंस का सेपरेट कौन सा है सर? अभी तो आपने नहीं। पूछे बोला है वही था सही। फाइनेंस में सिर्फ फर्क ये है, फाइनेंस में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न होता है अच्छा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मार्केट का रिटर्न होता है। तो क्लासिफिकेशन तो वही है ना, डीवी एंड आईवी। तो कोवेरिएंस ऑफ आईवी एंड डीवी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आईवी, आई बी। बस ये याद रखें। हाँ, अब आ जाए न्यूमरेटर में क्या लिखा है? आई बी वेरिएंस ऑफ आई बी। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक रिस्क आपने ये आप बताया, दोबारा मार्केट का रिटर्न होता है। सब लिख दे इंडिपेंडेंट बेटे। वेरिएबल है वो किसका होता है? कोवेरिएंस ऑफ डीवी एंड आईवी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आई बी। डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आईवी। नहीं सर आपने बोला ना आईडी इज द रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड अच्छा वो उस तरह से अब जो फाइनेंस के पर्सपेक्टिव, जी, सर। फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखते हैं ना लेफ्ट हैंड वो साइड। एसेट होगा ना, रिटर्न एसेट होगा ना। एक्सपेक्टेड नहीं कोई भी रिटर्न कोई भी रिटर्न हो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखते हैं कि कैप हम क्या कैपिटल। जी सर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न किस चीज पे होता है? इन्वेस्टमेंट कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है, स्टॉक में होती है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होती है तो उससे जो रिटर्न आता है, रिटर्न कैसे आता है? चेंज इन प्राइस से। जी सर। चेंज इन प्राइस किसे कहते हैं? कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। लॉस आज आपने एक प्रॉपर्टी ली है, Profit है। आज एक मोबाइल प्रॉपर्टी तो रुकी हुई है, मोबाइल आज आपने एक लिया है, कल भेज देते हैं। दोनों प्राइस में डिफरेंस को एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं ठीक है। या उसको रिटर्न कहते हैं या कैपिटल गेन कहते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये किससे रिलेट कर रहा है? इसको मार्केट रिटर्न के साथ।
पूरी स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं ना कैपेन में। ठीक। अब इन दोनों के दरमियान जो कोवेरियंस है डिवाइडेड बाय जो मार्केट का रिटर्न है उसका वेरियंस, इसको बीटा कहते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं कि ये चीज स्टैट्स में शो कैसे होती है। ये एक्स वाई, ये जो स्मॉल एक्स वाई है इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे इसका सम लेते हैं, ये नीचे होगा कहीं, ये सम लिया हुआ है, ये सम ऑफ एक्स वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई किया then उसका सम ले लिया। सम ले ली, इसको कोवेरियंस कहते हैं। और किन चक्रों में परेशान है, इसी को कोवेरियंस कहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि इधर डिवाइडेड बाय n नहीं किया हुआ। अगर डिवाइडेड बाय n करें तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। ये वो ये यहाँ पे यही था, यही कॉलम है। जी सर। हाँ, तो ये सम ऑफ एक्स वाई है, ये डिवाइडेड बाय n है, जी। तो ये कोवेरियंस है। बस इसमें कौन सी परेशानी? फार्मूला कौन सा है? ठीक हो गया। अब आप आ जाए जरा, वेरियंस किस वला का नाम है, ये देखें ऊपर देखें। ये हमने इसका स्मॉल एक्स इसका स्क्वायर ले लिया, जी सर। नीचे इसका एवरेज ले लें, इसको वेरियंस कहते हैं। ये इस पूरी सीरीज को ऐड किया, डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6, उसको हमने डिवाइड कर दिया। उसका एवरेज काउंट करने का भी फॉर्मूला है क्या? रो यू करके तो वो end जी जी, ये नहीं ठहरे, मैं समझाता हूँ उनको, वो और चीज पूछ रहे हैं। हाँ, ये अगर काउंट करना है, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n 24 जी सर। 24 कैसे आया? ये मैंने इस टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू COUNT स्पेलिंग आते हो, आपने स्पेलिंग सही बोले, काउंट आपने कहा है, लिख दें काउंट। तो ये आपकी बात मानेगा। काउंट तो ये बराबर है ना, एक्स और वाई की सीरीज तो बराबर है। जी हाँ। किसी एक को काउंट करवा लें, ये 22 ऑब्जर्वेशन, कहीं भी इसको काउंट करवा लें, इसको यहाँ आप ये ऊपर ले जाएं, यहाँ काउंट करवा लें कि ये कितनी वैल्यूज हैं इस कॉलम का, इक्वल टू CO। इसकी वैल्यूज को y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, देन उसके हमने सम को डिवाइड किया, सीरीज को ऐड किया, डिवाइडेड बाय n जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है। तो वेरिएंस का रिपीट कीजिए प्लीज। ये वेरियंस का जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, रिपीट करेंगे तो समझ नहीं आएगी। ये हमने एक्स कर दिया, इसके नीचे इसके ये काउंट, इसको सम कर दिया, ठीक है। और यहाँ इसकी एवरेज है डिवाइडेड बाय n। x स्क्वायर का सम लेके और डिवाइडेड बाय 1। तो ये सीधी इस पे शोर तो नहीं हो रहा, जो फार्मूला के जो बाहर है। हाँ, ये इधर ऊपर हाँ, एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज तो अलग चीज है। वेरियस के लिए डिवाइडेड x बाय n स्क्वायर का करने का सम मतलब क्या डिवाइडेड बाय होता है? n। हाँ। वेरियस ना एवरेज सिर्फ सिंपल नंबर की कमी होती ना हर एक की। हर एक चीज। देखें, कोवेरियंस भी एवरेज है, लेकिन किस चीज की एवरेज है? Product. प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। वेरियंस भी एवरेज है, किसकी एवरेज है? एक्स स्क्वायर की एवरेज। तो एवरेज सिर्फ वो नहीं है कि जो सिंपल नंबर ऐड करें डिवाइडेड बाय n। फार्मूला यही है, कहीं भी अप्लाई करें। ठीक है सर। आगे चलें। अब यहाँ पे ये स्लोप लिखा हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे इसमें कोवेरियंस और वेरियंस कौन कौन से हैं? चेंज इन y एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ये नहीं, इनमें से कौन से हैं? 2.43 ये नीचे। नीचे वाला वेरियंस। ये कोवेरियंस का जी सर। दिखा दूं, जरा बोर्ड पे देख लें सर प्लीज। ठीक है, तो इसके नीचे जो कैलकुलेट हुआ है ये कोवेरियंस है, ठीक है सर। और ये जो कैलकुलेट हुआ है ये एक्स के नीचे है, जी। एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो ये x का वेरियंस है। ये वेरियंस है। ये
अब स्लोप जो है मैंने फार्मूला बताया था अभी बीटा का, सॉल्यूशन एक्स कोवेरियंस डिवाइडेड वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स। सर अगर हम 58.38 को 54 से डिवाइड कर दे तो n से कट नहीं है, वही आ जाएगा, 2.4 नीचे ऊपर n कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा। या फिर आप कोवेरियंस equal to- और जो वेरिएंस है वो इसको देखें इक्वल टू, नोट्स में देखें कोवेरियंस पहले ऊपर है, जी सर, कोवेरियंस ऊपर 2.43 कोवेरियंस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2.27। ये वेरियंस, इसको बीटा कहते हैं, जिसके पीछे सारी लड़ाई है। मुश्किल है नहीं सर। थोड़ा रिपीट करने फार्मूला देखें, जो मैंने फार्मूला उसके मुताबिक वैल्यू पुट कर दिया, जो मैंने लिखवाया था कल, बीटा का। हाँ, ये तो आपने ये बताया ना, चेंज इन बाय डिवाइडेड बाय नहीं, ये स्लोप का, तो ये वो तो मैथमेटिक्स था ना, ये तो नंबर है ना, उसकी तरफ बाद में आते हैं। मैंने पहले बीटा का फार्मूला लिखवाया, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस बीटा का बीटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। एक्स वाई अच्छा, डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये तो हो गया वेरियंस, जो स्लोप है कांस्टेंट का अल्फा किधर से आता है। एक और आपको बात बताते हैं, ये तो हमने बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की ना। एक्सेल में अगर आप सिर्फ ये इक्वल टू लिख के इसे कहें यार मेरे पास टाइम नहीं है सारी कैलकुलेशन करने का, आप मुझे स्लोप कैलकुलेट करके बताओ या इंटरसेप्ट, मेरे ख्याल स्लोप शायद एक्सेप्ट करता है। ये देख लें मैंने क्या लिखा है। ये मैंने उसको कहा है कि ये कह रहा है कि आपकी वाई सीरीज कौन सी है। ये वाई सीरीज है हमारी, यहां से लेकर ये ऊपर तक, कॉमा लगा के, ये प्लीज बोर्ड पे देख लें, कॉमा लगा के ये एक्स सीरीज है। ये वही चीज नहीं आ गई। अब ये आपकी चॉइस है, अगर आपको कंसेप्ट आता है आप एक्सेल को कहेंगे और लिख देगा, निकाल देगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डायरेक्ट बताओ कि इसका इंटरसेप्ट क्या है। फार्मूला इक्वल टू इंटरसेप्ट लिखते हैं, इंटरसेप्ट वो कहता है वाई सीरीज बताएं, ये वाई सीरीज है, कॉमा लगा के तो ये एक्स सीरीज, ये इंटरसेप्ट आ गया। लेकिन अभी मैंने आपको इंटरसेप्ट का फार्मूला नहीं बताया, सिंपल इसमें लिखा है, उसने निकाल दिया। ये फॉलो कौन सा बेहतर है, फॉलो ये सही। कौन सा करेंगे? ये ज्यादा बेहतर है, इक्वल लगा तो आपको आसान लगे, ये हमारे कोर्स में ऐसे होगा, पहले लंबा प्रोसीजर होगा, उसके बाद शॉर्टकट होगा। पहले शॉर्टकट नहीं है, पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हाँ फिर शॉर्टकट तब भी अप्लाई होता है जब लॉन्ग कट का बताओ। जब पता हो। हाँ जी हाँ। बिल्कुल। तो अब ये जो 6.58 ये यहाँ भी कैलकुलेटेड है और ये इधर भी अब कैलकुलेट हो गया। मैं एक इसमें से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं फिर फार्मूला आपको सिखा के फिर निकाल। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, घबराना नहीं है। इस पॉइंट पे डिवाइड किया, एंड देन कैंसिल हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ समेशन भी आप जिसमें आप कह रहे हैं डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट करने से भी आ जाएगा। ठीक है, एंड देन कैंसिल हो गया। अब ये अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे आएगा? इसको इधर ले जाए, बिल्कुल सही। उधर चले जाएंगे तो माइनस जो इसकी वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे वाई उसको उधर से चला गया। ठीक हो गया ये। लेकिन ये तो इसके लिए तो हमें ये बीटा बार बार एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो बीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वाई तो फिर वाई फिक्स करना पड़ेगा में एक एक करके। डालनी पड़ेगी। तो ये तो मेरा अल्फा तो पता नहीं कितने अल्फा निकल आएंगे।
है कि नहीं? Yes. ये लॉजिकल तो नहीं है। एक अल्फा होता है ना, एक बीटा के साथ एक अल्फा आएगा। उस वैल्यू कांस्टेंट को चेंज नहीं होना चाहिए। इस चीज को फिक्स करने के लिए आप मेरी बात समझे, इशू क्या है? यस सर। एक्स की बहुत लंबी सीरीज है, यस। वाई की सीरीज है, बीटा एक है, तो ये अल्फा और बहुत सारे बन जाएंगे। हर वैल्यू के लिए एक अल्फा निकलता है, एक होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इसका सोल्यूशन ये है, ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ये है कि अप्लाई समेशन साइन, ये जो सम साइन है, सम ऑन बोथ साइड्स। ये हम इसके बड़े लंबे, जो जिन्होंने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ी है उनको पता है कि कितनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है। मैं आपकी जिंदगी आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सर ये रिपीट कीजिएगा दोबारा। एक स्टेप में Applying summation समीशन ऑन sign. बोथ साइड्स। हाँ अभी अप्लाई इसका total ले लें। लिखा है, एक्स का भी टोटल ले लीजिए। इसका इधर समेशन किया अल्फा, इधर इसके साथ भी सम लग जाएगा, माइनस ये बीटा, ये प्रोडक्ट है किसी एक के साथ लगता है ना, इसके साथ भी और एक्स कर दिया समीशन बाय समीशन अल्फा समीशन इसलिए ये तो फिर वही वाला पूरी समीशन हमने ऐड कर दिया। सम है सम हो गया ना। एक फिर कोई एक नंबर हमें चाहिए ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट हो जाए फिर ले लें। राइट। हाँ, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सम हमने ले लिया, अल्फा कोई कांस्टेंट होना चाहिए ना जी। बीटा जैसे कांस्टेंट निकला है तो अल्फा को भी कांस्टेंट। अगर मैं ये कहूं कि 5 जमा 5 जमा 5 करें, क्या जवाब आता है? 15 अगर मैं कहूं कि इस 5 को 3 दफा जमा करें, तो भी 1 से लेकर 3 तक, 5 भी 15, 5 3 यस। इसका मतलब है ये n इससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर सैंपल n है ये, तो ये n अल्फा आएगा कि नहीं? जैसे वो 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, ये उसी तरह रहने दें, इसको चेंज ना करें। मतलब 24 से अल्फा मल्टीप्लाई होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन 24 तो इस वो अभी में आई हुई है। हाँ, मैं अभी के मुताबिक बात कर रही हूँ। अभी के मुताबिक सही कह रहे हैं, 24 होगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग उसको n कहते हैं ना। हमारे इसमें n इज इक्वल टू 24 है। अभी भी अल्फा अलग नहीं हुआ, इसको अलग करने का क्या तरीका है? सर दूसरा n को डिवाइड कर देंगे। आप देखें जरा बोर्ड में देखें, इधर भी n पे डिवाइड कर दें और इधर भी n पे डिवाइड कर दें, कैंसल अल्फा अब सेपरेट हो जाएगा इधर, लेकिन ये दोनों पे डिवाइड होगा n। जी। आप जब किसी सम को n पे डिवाइड करते हैं तो उसको एवरेज लेते हैं, एवरेज कहते हैं सर उसे। उसको एवरेज कहते हैं। जी सर, तो हम y का y का एवरेज से एवरेज माइनस बीटा x का एवरेज निकालते x हैं। का एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फा अगर कांस्टेंट लेना चाहते हैं तो हमें ये एवरेज इससे मिल सकता है इस फार्मूले से। तो हमारी एवरेज क्या, इसको नोट कर लें आप, पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लें। माइनस बीटा फिक्स करके x की एवरेज। ठीक है। हो गया नोट? तो इसको अब ये इसको नीचे करते हैं, फिर फार्मूला इसको y ऊपर बाहर में जाना, y बाहर। टू इंटरसेप्ट y सीरीज को मैक्स सीरीज। इंटरसेप्ट तो आ चुका ना, लिखा हुआ है ना, वो तो अल्फा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, उसकी वैल्यू आनी है इक्वल टू लिखा सर आगे से y बार, ये y बार है माइनस बीटा बीटा किधर है, ये बीटा Slope. ये ऊपर है जी सर। और इसको मल्टीप्लाई करना है, स्टार लगाते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है। x बार बार के साथ ये देखें मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ये एंटर करें तो ये सेम वही आता है। ठीक है सर, वही आ गया। सही बात है। ठीक हो गया। ठीक है। अब आप
इसको देखे हमने दो तरीके से किया। एक ये है कि उसका पूरा एक लंबा प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, डेविएशन, फिर मल्टीपल ऑफ डेविएशन, क्यों, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कोवेरिएंस, फिर डेविएशन का स्क्वायर x का स्क्वायर y इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वेरिएंस। दोनों की रेशो को कहते हैं बीटा या स्लोप कहते हैं। एक्सेल या आपकी बातें सुन रहा था जब आप स्लोप कर रहे थे, तो जैसे मैंने इक्वल टू स्लोप लिखा उसने कौन कर दिया, इतनी सी बात। सारा प्रोसेस। तो इसी तरह हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे थे, उसने सुन के याद कर लिया, आपने इंटरसेप्ट लिखा उसने करके दिया। तो एक तो ये बीटा का आप कहते हैं रेशियो ऑफ बोथ कोवेरिएंस एंड वेरिएंस, वो लिख चुके हैं आप ऊपर, बार बार लिखेंगे वो नोट्स पे वो। ठीक है, ये सारी अल्फा बीटा की कहानी है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? जब ये एस्टिमेशन हो जाती है, अब आप मुझे बताएंगे ये सिंबल असाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं वाई हैट। वाई हैट मीन्स अब ये एस्टिमेटेड इक्वेशन का वाई है इक्वल टू अल्फा हैट बीटा हैट, ये लिखने का तरीका है। अब इसकी वैल्यू क्या क्या आई है? अल्फा की वैल्यू आई है, आप मुझे बताएंगे क्या थी? 10.568 नहीं, कम था, 6 पॉइंट कुछ था, 6.58 6.5811 बीटा की क्या वैल्यू? 1.0719 0719 x। ये है आपकी सेल्स 6.5811 प्लस ये इसका तरीका है, जब आप एस्टिमेशन कर लेते हैं तो आप अपने थीसिस में इस तरह लिखते हैं, सॉरी एडवर्टीजमेंट। सर बीटा के बाद x की वैल्यू, x बीटा की तो हम लिख रहे हैं 1.0719 हाँ जी, और x एक्स तो वेरिएबल का नाम है ना, किसका कोएफिशिएंट, इसकी तो हम लिख इसके मीनिंग क्या है? ठीक है सर। इसके मीनिंग के लिए बहुत आसान है। इस इक्वेशन के अंदर एडवर्टीजमेंट में 1 बिलियन एक्सपेंडिचर होता है। 1 बिलियन, इसमें 1 सिर्फ 1 लिखेंगे, ऑलरेडी बिलियंस में है। सिर्फ एक लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट की जगह 1 पुट करके जवाब देंगे कितना आता है। 6.5811 7.581 निकालें। मैं निकाल 1 बिलियन एक बिजनेस जो है अपने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, 1 बिलियन, इसकी जगह 1 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, 7.65 आपको सेल्स मिल जाएगी। कितनी आती है? 7.65 1 मिलियन मल्टीप्लाई कर दें। ये तो करना वन से है। मल्टीप्लाई, सारे बिलियन में ही 1 से मल्टीप्लाई। 7.65 एडवर्टाइजमेंट में 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ रुके हैं 7.6, ये तो टोटल सेल्स निकल आई ना, जी 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 1 बिलियन ऐड के ऊपर। जी जी। लेकिन ये 1 बिलियन की वजह से तो 7 नहीं है ना, 6 तो पहले से ही थी। पहले से जी जी एडवर्टाइजमेंट के इतने परसेंट इंक्रीज होने से हमारी सेल कितनी तो 6.5811 में क्या ऐड हुआ है? 1.071 1 बिलियन ऐड करने से क्या ऐड हुआ है? 1.071 1.0719 बिलियन सेल्स ऐड हुई। यही इसकी इंटरप्रिटेशन है। ड्यू टू 1% फॉर एवरी 1 बिलियन increase in advertisement expenditures, sales increases 1.071 by 1.0719 billion on the average. ठीक है। On the average का वर्ड जरूरी है रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन में। रिपीट कीजिएगा। फॉर एवरी 1 मिलियन एक्सपेंडिचर इन एडवर्टाइजमेंट
that change in sales raises sales by 1.0719 billion 1.0 on the average. On the average किधर से आ गया? ये है $1 बिलियन का फैक्टर। किसी की सेल जहां पे बढ़ रही है, किसी की इतनी बढ़ रही है, किसी की इतनी बढ़ रही है। सेम पर्सन ठीक है, इसी तरह फिर ये 1 से 2 पे आते हैं, यही चीज यहाँ पे होगा। सही बात है। तो ये जो रिग्रेशन लाइन है, इन डॉट्स का एवरेज, यानी ये किसी एक की स्केल है, कि दूसरे की स्केल है, किसी तीसरे की, इनकी सब की एवरेज का एक डॉट आएगा, इनकी सब की एवरेज का एक डॉट आता है, इन सब की, इसकी यहाँ पे इसी तरह 3 है, एक यहाँ पे डॉट आता है, ऊपर नीचे इन सब की एवरेज है। ये वर्टिकल क्या है? एवरेज सेल्स। सर एक मिनट सर, सर ये कि आप एक बार मैं कंप्लीट करूँ। ये डॉट्स हैं, रिग्रेशन लाइन इन डॉट्स को एक कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, इसलिए इसके किसी एक वैल्यू ऑफ x के ऊपर ये एवरेज ऑफ y होती है, इसलिए हम कहते हैं एवरेज सेल्स। सर हाँ, अब सर एक ये तो जो हमने ये मेजर किया, ये एक सिनेरियो, एक फर्म की बात हो रही है। जब आप एवरेज की बात करें, इसका मतलब है आप ऑन द होल इंडस्ट्री को देखते हैं ऑन एवरेज, तो फिर आप ऑन एवरेज यूज कर सकते हैं। बट अगर आप एक कंपनी को स्पेसिफाई ले रहे हैं, तो फिर तो आप एवरेज नहीं यूज करेंगे ना वो, मैं बताता हूँ। या फिर ये बीटा वही मार्केट रिस्क है, तो इसलिए हम जो है वो होल मार्केट मेनी वेरिएबल जो अनकंट्रोल्ड होंगे तो उनकी प्रेजेंस में तो भी आप यूज कर सकते हैं। आप बाकी छोड़ दें, एक कोई इसी को ही लें, इन्होंने $1 बिलियन खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, अभी किया, अगले 5 साल में फिर $1 बिलियन का करेंगे, तो 1.06 नहीं होगा। ठीक, वो टाइम अगले साल फिर करें, तो वही बहुत टाइम तो ये जो ऑप्शंस है ना, सैम्पलिंग टेक्निक्स इसको कहते हैं, कि ये सैंपल रिपीट होगा, तो ऑन द एवरेज इसके अराउंड नंबर आएगा, एग्जैक्ट वो नहीं आएगा, इसलिए ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड, इसलिए हम एवरेज करो। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं। तो एवरेज, इसलिए जब भी रिग्रेशन को लिखा जाता है ना, वो थोड़ा पता नहीं आप एमएस में पढ़ के आए कि नहीं, हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वही रहता है, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ये तो वही रहता है। तो बेसिकली ये जो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x, असल में इसको प्रॉपरली इस तरह लिखा जाता है। वो मैंने इसलिए भी लिखा, मैंने कहा आप इसको देखते रहेंगे, ये इसको नहीं देखेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल होता है फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, इसलिए इसको हमेशा वर्ड ऑन दी एवरेज कहते हैं। हर जगह नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तो ये सिंपल रिलेशनशिप x y है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको इन वेरिएबल की कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा, तो फिर ऑन द एवरेज नहीं होगा। मुमकिन है ऑन द मीडियन लिखना पड़ जाए या परसेंट लिखना पड़ जाए, वो एक और सिनेरियो होगा, वो हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू आप कह रहे हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कुछ इक्वेशंस अगर आप y को डिपेंडेंट कह रहे हैं, तो वो ट्रांसपोज हुई है वैल्यू उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर। अच्छा, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, हाँ ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में तो नहीं पता होता नहीं कि सर, ये इसको x के लिए सॉल्व करें या y के y लिए, के लिए, ठीक है ना। जिसके लिए भी करेंगे वो फिर एंडोजिनस हो जाएगा। तो इसलिए इसको प्रॉपर हम इस तरह डिफाइन करते हैं
कि जिस वेरिएबल की वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकाली जाती है सॉल्व करके, उसको एंडोजीनियस वेरिएबल। एक्सोजीनियस क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन, ये बड़ा एक बहुत लंबी डिबेट है इसको। बिल्कुल। अब आपने एक इक्वेशन को, दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, आपको x और y की वैल्यू मिल गई। अब ये जब निकल आती है तो फिर ये एक्सोजीनस हो जाता है किसी और मॉडल के लिए। मतलब उसका जैसे जब जो अभी हमने वैल्यू निकाली फॉर एग्जांपल से सेल्स की, अभी आप ये कह रहे कि ये एक्सोजीनियस जी। होगी। हाँ, ये तो वैल्यूज है ना, ये तो खैर अब जब इक्वेशन बन गई है ना, अब इसमें एक्सोजीनस वेरिएबल क्या होगा, एडवर्टीजमेंट की वैल्यू, तो वो जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। बेसिकली ये अब डोमेन और रेंज में ये कन्वर्ट हो गया है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी, हाँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की आप वैल्यू Advertisement। बढ़ाते रह जाएंगे तो हाँ। रेंज उसकी, हाँ Exactly। एग्जैक्टली तो ये डोमेन हो जाएगी एग्जैक्टली। और उसकी बेस पे वो रेंज निकल आएगी। ठीक ठीक इस तरह से फिर ये ठीक चलता है। ठीक।